हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने एनर्जी रिसोर्सेज की। अब हम लोग अपने डिस्कशन को मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एनर्जी रिसोर्सेज इन द सेम चैप्टर। सो एनर्जी रिसोर्सेज में देखिए, एनर्जी रिसोर्सेज को मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज द कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी एंड द सेकेंड वन इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्सेज का मतलब होता है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। ओके, कन्वेंशनल मतलब जो कन्वेंशनली यानी ट्रेडिशनली यूज होते आ रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं। दैट मीन्स आफ्टर यूजिंग सम ऑफ द टाइम आप ये रिप्लेनिश नहीं होते हैं, मतलब ये दोबारा से रिन्यू नहीं होते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉन एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ये इनफाइनाइटली रिन्यूएबल नहीं होते हैं। ये मतलब एक बार मतलब कुछ टाइम तक यूज होने के बाद ये मतलब अपना इनका डिप्लीशन होता चला जाता है। तो डिप्लीट होने के बाद जो इनका रिप्लेनिशमेंट रेट है वो काफी कम होता है। ओके, so they resources are some of the examples of conventional resources are firewood, then coal, petroleum, electricity, natural gas. They are some of the non conventional sources of energy. तो अभी हम लोग डिटेल में आगे सब पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग मैंने आपको बता दिया फायरवुड लकड़ी, देन कोल कोयला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं डीजल पेट्रोल, है ना। देन इलेक्ट्रिसिटी बिजली, नेचुरल गैस जो मिथेन से कंप्राइज्ड होती है जिसमें। तो ये कुछ नॉन कन्वेंशनल यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। यूज करने के बाद ये डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं और इनका जो रिप्लेनिशमेंट रेट है वो भी बहुत स्लो है, बहुत कम है। देन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? इनको रिन्यूएबल सोर्सेज भी, सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। रिन्यूएबल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये रिसोर्सेज हम लोग यूज करते रहते हैं, लेकिन इनका जो रिन्यू जो रेट है, रिन्यूएबल रेट है, यानी जो इनकी स्पीड है रिन्यू होने की, फिर से बनने की, रिप्लेनिश होने की, वो मतलब इनके साथ ही है, मतलब बेटर है एज कम्पेयर टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कौन कौन से सोर्स आते हैं? लाइक सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एंड बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी में जैसे एटॉमिक एनर्जी मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल एंड बायोगैस, दे आर द नॉन कन्वेंशनल और द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी। ओके, तो अब हम लोग इन सब सारे जो ये टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्स है इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अब हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए कन्वेंशनल, आप इस चीज को बहुत क्लियर रखिएगा। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या कन्वेंशनल रिसोर्स का मतलब होता है, कन्वेंशनल रिसोर्स को ही हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है उसको रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेज की, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल है, जो मतलब दोबारा से जो उनका रिन्यूएबल टाइम है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो रिप्लेनिश होने में बहुत टाइम लेते हैं। तो इसलिए उन रिसोर्सेज का खत्म होना, डिप्लीशन होना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हमें उनका बहुत सोच समझ के, बहुत मतलब एक कंजर्वेटिव मैनर में यूज़ करना चाहिए। तो जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, अब हम इनको एक एक करके डिटेल में यहाँ स्टडी करते हैं। तो देखिए हम लोग बात करते हैं कोल से। तो कोयला जो है कोयला जो है इंडिया में, देखिए कोल बहुत एबंडेंट क्वांटिटी में मिलने वाला फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? देखिए फॉसिल्स क्या होता है? जीवाश्म, यानी कि जो भी मतलब इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनके मतलब जो भी उनके डिके मटेरियल्स जो होते हैं, जो एक बहुत लंबे टाइम के बाद मतलब मिलते हैं, उनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ओके, तो फॉसिल फ्यूल्स में है कोल जो है बहुत मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलने वाला एनर्जी रिसोर्स है इंडिया में। और इंडिया बहुत मतलब एक मेजर प्रोड्यूसर है कोल का पूरे दुनिया में। तो अब इंडिया में कौन कौन से टाइप के कोल पाए जाते हैं? देखिए इंडिया मेनली कोल जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं: लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट एंड पीट कोल।
तो इनमें करीब चारों ही इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है वो इंडिया में बहुत कम मात्रा में मिलता है, बहुत कम उसकी क्वांटिटी है। और जो थोड़ा सा मतलब लो लेवल पे इंफीरियर क्वालिटी का कोल है वो इंडिया में अच्छा खासा मिल जाता है। बट ओवरऑल मतलब ये है कि हाँ, कोल के रिजर्व्स इंडिया में एम्पल क्वांटिटी में है। तो देखिए 3 टाइप का कोल होता है इंडिया में। फर्स्ट है लिग्नाइट। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट, एंथ्रासाइट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो एंथ्रासाइट कोल है इंडिया में, तो एंथ्रासाइट जो कोल है ये सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल माना जाता है। बहुत हाई क्वालिटी हार्ड कोल होता है। हार्ड कोल मतलब बहुत टफ कोल होता है, और इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो भी अच्छी खासी होती है। देन बिटुमिनस कोल है। देखिए अब जो एंथ्रासाइट कोल है, एंथ्रासाइट कोल इंडिया में बहुत कम मिलता है, और ये इसका जो मेन रिजर्व है वो इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ओके, तो एंथ्रासाइट कोल जो है ये जनरली जो गोंडवाना कोल फील्ड्स है इंडिया में वहां पर नहीं मिलता है। इसके जो रिजर्व है वो मेनली जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में है। देन नेक्स्ट आता है, अभी मैं बताऊंगी गोंडवाना टाइम का कोल क्या है और टर्शरी कोल क्या है, अभी सब हम डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देन बिटुमिनस कोल है। बिटुमिनस कोल कोल क्या होता है? ये बहुत पॉपुलरली यूज्ड कोल होता है इंडिया में, और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? जो आयरन को स्मेल्ट करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तो वहां पर बिटुमिनस कोल यूज करते हैं। देन जो लिग्नाइट कोल है ये सबसे लो ग्रेड, सबसे नहीं, इससे भी जो लो ग्रेड है वो पीट कोल है। लेकिन थर्ड नंबर पे जो लो ग्रेड कोल है दैट इज द ब्राउन कोल नॉन एज द लिग्नाइट। और ये बहुत सॉफ्ट होता है विद हाई मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो अधिकतर मतलब ये उड़ जैसा जाता है, जब भी इनकी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो अधिकतर इनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है और ये उड़ जाता है। देन ये कहाँ पर मिलता है? ये जो तमिलनाडु का नेवेली एरिया है और इसका वहां पर प्राप्त किया जाता है, वहां पर इसके रिजर्व्स हैं। और इसका मेन यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, यानी जो थर्मल एनर्जी बनती है वहां पर लिग्नाइट कोल का यूज किया जाता है। देन हम बात करते हैं मेटलर्जिकल कोल फाउंड। अब देखिए मेटलर्जिकल यानी जो मेटल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है कोल, ये कहाँ मिलता है? दामोदर वैली में। दामोदर वैली कहाँ है? जो हम लोगों का छोटा नागपुर का प्लेटू है, ईस्टर्न साइड में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार है ना, ये वाला बेल्ट है, ये दामोदर वैली वाला एरिया है। दामोदर नदी यहाँ पर बहती है, और वेस्ट बंगाल, झारखंड। ओके, तो नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स इंडिया की कहाँ कहाँ पर है। देखिए इंपॉर्टेंट जो इंडिया की कोल फील्ड्स हैं वो है झरिया, रानीगंज एंड बोकारो में। तो झरिया और बोकारो झारखंड में आते हैं, दोनों झारखंड में पड़ते हैं। रानीगंज जो है वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। देन गोदावरी, ये देखिए आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि सीधे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो जाते हैं कि रानीगंज कोल फील्ड लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, है ना, तो ये आपसे सीधा पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। झरिया बोकारो लाइज इन झारखंड, रानीगंज लाइज इन वेस्ट बंगाल। देन गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट्स। अब गोदावरी नदी है, महानदी नदी है, सोन एंड वर्धा जो रिवर्स हैं, इनकी जो रिवर वैली है, यहाँ पर भी कोल के अच्छे खासे डिपॉजिट्स हैं। और फिर आता है टर्शरी कोल। टर्शरी देखिए टाइम पीरियड है ज्योग्राफिकल उसमें एरा में। तो टर्शरी कोल जो है ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज में मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि जो ये अभी मैंने आपको बताया था ना गोंडवाना कोल है, तो देखिए इंडिया में कोल जो है गोंडवाना टाइप का कोल मिलता है। तो गोंडवाना टाइप का जो कोल है उसके मेजर जो मतलब कोल फील्ड है गोंडवाना टाइम की, वो मिलती है आपका जो ये ईस्टर्न वाला पार्ट है, सेंट्रल ईस्ट वाला पार्ट, लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, और ये वाला पार्ट जो है आपका गोंडवाना कोल फील्ड है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आता है कुछ पार्ट से, जैसे यूपी में भी है, यूपी, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, है ना, तो ये वाला पार्ट आपका गोंडवाना कोल फील्ड है। देन आता है टर्शरी कोल। देखिए टर्शरी कोल हमने यहाँ लिखा हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है, तो सीधा हमको क्लिक हो जाना चाहिए कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तो ये टर्शरी कोल यहाँ पर पाया जाता है। तो जो लिग्नाइट है ये एक तरीके का वही टर्शरी कोल है। ओके, और ये तमिलनाडु में और गुजरात एंड राजस्थान वहां पर फाउंड किया जाता है। अब देखिए जो गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं, जो टर्शरी कोल फील्ड्स हैं, तो इनका कितना प्रोडक्शन रहता है, देखिए हमें एक आइडिया होना चाहिए। जो गोंडवाना कोल फील्ड्स है, कोल है मतलब जो इनका रिजर्व है, ये 98% ऑफ टोटल रिजर्व,
और 99% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोल, यानी जो रिजर्व है वो 98% है टोटल इंडिया का, और जो मतलब प्रोडक्शन है यानी इनसे कितना प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, रिजर्व तो हो गया कितना है, बट उसमें से हम कितना बना ले प्रोड्यूस करते हैं, वो है 99%। ओके, तो अच्छा खासा रेट है, कोई इशू नहीं है। देन कार्बन कंटेंट जो है गोंडवाना कोल में, तो कार्बन का जो कंटेंट है वो गोंडवाना कोल में बहुत कम होता है, यानी कि इसमें कार्बन उतना नहीं मिलता है जितना बहुत कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोनीफेरस कोल। कार्बोनीफेरस ये सब टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं कुछ मिलियन ईयर पहले जो थे। क्यों? क्योंकि देखिए गोंडवाना जो कोल है ये बहुत यंग एज का है, मतलब बहुत अभी बाद में बना हुआ है। ओके, देन गोंडवाना जो कोल है ये इंडिया का मेटलर्जिकल ग्रेड का है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी मतलब एक सुपीरियर क्वालिटी का कोल है। देन फिर आता है इसमें एक आता है इसमें दामुदा सीरीज कोल होता है, दामुदा सीरीज का भी कोल होता है। ये भी बेस्ट वर्क, बहुत अच्छी मतलब कोल फील्ड्स है, करीब 80% जो टोटल कोल प्रोडक्शन होता है वो इसी का होता है। और ये जो कोल फील्ड्स हैं ये भी मतलब अच्छी प्रोडक्शन कर देती हैं। देन नेक्स्ट इसमें आता है एंथ्रासाइट कोल, जो मैंने बताया था आपको कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी का है, बट ये इंडिया में बहुत कम है और मेनली कन्फाइंड है जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो गोंडवाना कोल होता है इसमें देखिए मॉइस्चर नहीं होता, हमने बताया था ना कि अच्छी क्वालिटी का कोल है और इसके रिजर्व और जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। तो देखिए गोंडवाना कोल जो है इसमें मॉइस्चर नहीं होता, लेकिन इसमें सल्फर और फास्फोरस का कंटेंट ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा ये हार्मफुल हो जाता है, पॉल्यूटेड मतलब पॉल्यूटेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं कि देखिए आपको थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, गोंडवाना कोल जो है ये मतलब इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली जो कोल माइन थी ये कब ओपन की गई थी? 1774 में रानीगंज वेस्ट बंगाल में। ओके, देन कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया था 1973-74 में। इंडिया में कोल को डील करने के लिए यानी कि पर्टिकुलर कोल के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल, कोल मिनिस्ट्री, कोयला मंत्रालय। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको सारे मिनिस्ट्रीज बताऊंगी पर्टिकुलर एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो कोल मिनिस्ट्री है और इसको कोल को इंडस्ट्रियलाइज मतलब सरकार ने अपने हाथ में कब लिया था, नेशनलाइज कब कर दिया था? 73-74 में, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ओके, तो उसके बाद फिर अब इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है दुनिया में आफ्टर चाइना एंड यूएसए। और जो कोल इंडस्ट्री है वो इंडिया में करीब 7 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और जो गोंडवाना कोल फील्ड है ये मेनली कहाँ पर मिलती है हमारी? एक्सक्लूसिवली ये जो पेनिनसुलर प्लेटूज ऑफ इंडिया है, यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है वहां पर फाइंड की जाती है। ओके, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर टर्शरी कोल्स है। देखिए टर्शरी क्या होता है? टर्शरी एक टाइम पीरियड है, इंटरवल है जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड होता है। तो करीब 66 मिलियन का जो टाइम पीरियड था, 66 मिलियन से 2.6 मिलियन ईयर्स एगो का जो टाइम पीरियड था उसे टर्शरी पीरियड बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, टर्शरी यहाँ पर टाइम पीरियड को डिफाइन किया हुआ है जो मिलियन ईयर्स पहले था। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा जो बता रही थी मिनिस्ट्रीज के बारे में, तो देखिए इंडिया में मेनली 4 मिनिस्ट्रीज हैं, 4 मिनिस्ट्रीज हैं, 4 मंत्रालय हैं, यानी 4 मिनिस्टर्स हैं जो उनको लीड करते हैं, हेड करते हैं, जो पर्टिकुलर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट जो मिनिस्ट्री आती है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के का पहले जो पुराना नाम था वो था मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, बाद में इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पावर कर दिया। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे भारत के प्रेजेंट जो पावर मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके हाथ में है? ठीक है, तो सेकंड आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के बाद सेकंड मिनिस्ट्री जो एनर्जी से रिलेटेड है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, कोयला मंत्रालय, तो कोल मिनिस्टर आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसके मिनिस्टर कौन है वो आप लोग मुझे बताएंगे। एंड लास्ट वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। यस, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो इसके कौन मंत्री हैं वो भी आप मुझे बताएंगे। तो देखिए 4 मिनिस्ट्रीज है मेनली जो पर्टिकुलर जो एनर्जी सेक्टर है उसके साथ डील करती हैं, उसके लिए पॉलिसीज फ्रेम लॉज बनाती हैं, प्रपोज करती हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना, नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, क्रूड ऑयल क्या होता है, और इंडिया सबसे ज़्यादा जो इंडिया का पैसा खर्च होता है, क्या इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, आयात करता है?
इंडिया 80% जो इंडिया में ऑयल यूज होता है वो इम्पोर्टेड होता है, मतलब बाहर से मंगवाया हुआ होता है। तो हमारा सारा पैसा जो होता है, जो सारा हमारा रिजर्व है, उसका बहुत बड़ा जो शेयर है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट में ही जाता है। सेकेंड, जो इंडिया का लार्जेस्ट बिगेस्ट चंक ऑफ द इम्पोर्ट है, दैट इज द गोल्ड। तो पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल और गोल्ड पे इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो अब देखिए क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल में इंडिया का सबसे बड़ा जो अभी सबसे बड़ा इंडिया मतलब एक्सपोर्टर है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है ऑयल का, जो सबसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है? सऊदी अरब। सेकेंड है इराक, ओके, बाद में ईरान वगैरह कंट्रीज है। ईरान तो खैर बहुत पीछे चला गया यूएस के सैंक्शन की वजह से, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है वो जो है इस टाइम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द क्रूड ऑयल है, दुनिया में काफ़ी एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट जो वेस्ट एशिया वाला पार्ट है, वेस्ट एशिया सऊदी अरब हो गया एंड कुवैत एंड ईरान, इराक, ये बहुत बड़े बड़े मतलब ऑयल रिजर्व कंट्री, और इनका एक अपना ग्रुप भी है जिसको बोलते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक, ओपेक याद रखिएगा, मे भी क्वेश्चन आ जाए। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक का में टोटल 14 कंट्रीज है। कतर ने अभी पिछले साल ही इसको छोड़ा है। कतर भी एक वेस्ट एशियन छोटा सा देश है जिसकी कैपिटल दोहा है, और कतर दुनिया का बहुत बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व जिस कंट्री के पास है वो वाला देश है। इनफैक्ट मुझे तो ये बोलना चाहिए कि कतर के पास दुनिया का लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिसोर्स है। तो कतर ने ओपेक को छोड़ दिया है। कतर ने बोला कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे पास इतना तेल नहीं है, हम नेचुरल गैस के हिसाब से काम करेंगे, तो हम लोग अपना अलग से मतलब काम करेंगे, आपके साथ नहीं बात करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ इशू हो गया था सऊदी अरब के साथ, तो इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया है। तो अभी 14 मेंबर्स हैं। कुछ 2-3 कंट्रीज जो हैं आपके साउथ अमेरिका की है, वेनेजुएला, इक्वाडोर वगैरह, कुछ साउथ अफ्रीका की हैं जैसे नाइजीरिया और अल्जीरिया है ना, मोरक्को, ये कुछ कंट्रीज हैं, अंगोला वगैरह। फिर वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं और इंडोनेशिया है ना, ये वाले कंट्रीज जो हैं इसके पार्ट्स आते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है, और ओपेक का फॉर्मेशन किया गया था। देन आता है, अब देखिए पेट्रोलियम की हम लोग बात कर रहे थे, तो पेट्रोलियम कहाँ पर फाउंड किया जाता है? तो पेट्रोलियम का जो मेन सोर्स है वो है ये टर्शरी एज की जो रॉक्स हैं, यानी कि जो मतलब बहुत पुरानी रॉक्स नहीं है, जो करीब 66 मिलियन से 2.3 मिलियन पुरानी जो रॉक्स है वहाँ पर इसका मतलब रिजर्व्स मिलते हैं। फिर आता है 63% जो पेट्रोलियम है वो कहाँ से आता है? मुंबई हाई से आता है, यानी कि टोटल जो इंडिया में भी थोड़ा बहुत पेट्रोलियम निकल जाता है, क्रूड ऑयल निकल जाता है, तो उसका जो 63% है वो मुंबई हाई से मिलता है। देन आता है 18%। अब देखिए 18% जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो गुजरात में जो अंकलेश्वर जगह है, ये अंकलेश्वर ऑयल फील्ड से वहां से प्राप्त किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है 16% जो है वो आसाम के डिगबोई और नाहर कटिया एंड मोराम हगरिजन ऑयल फील्ड से, वहां से आपको सिर्फ इतना रखना है, डिगबोई, नाहर कटिया, ये इंपॉर्टेंट नेम है, ये पूछे जाते हैं। तो डिगबोई आपको याद रखना है कि आसाम में है, तो वहां पर 16%। देन जो डिगबोई आसाम है ये ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है इंडिया की। फिर आता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है ये नोडल इंडस्ट्री है फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, मतलब जो ये इंडस्ट्री है ये बहुत मतलब टॉप लेवल इंडस्ट्री है। जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज इंडिया में है, अभी मैं सब बताती हूँ किसके लिए, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल है, फर्टिलाइजर्स हैं और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज है, मतलब इन पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है ये सारी इंडस्ट्रीज? पेट्रोलियम रिफाइनरीज पे। अब देखिए रिफाइनरीज क्या होती हैं, क्या करती हैं और कौन कौन सी है। पहले तो हम पढ़ते हैं रिफाइनरीज होती क्या है। रिफाइनरीज वो होती है, देखिए हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब उस कच्चे तेल को हम लोग मतलब एज इट इज जो हमने इंपोर्ट किया उसको डायरेक्ट हम यूज में तो ला नहीं सकते, तो उसको क्या करना पड़ता है, उस ऑयल को हमें उस ऑयल को रिफाइन करना होता है। अब रिफाइन करने के लिए हम इतना बल्क में ऑयल ला रहे हैं, तो उसको रिफाइन करने के लिए हमको पर्टिकुलर मैकेनिज्म, पर्टिकुलर सेटअप चाहिए। तो जिस जगह पर ऑयल को रिफाइन मतलब साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उस जगह को बोलते हैं रिफाइनरीज। तो रिफाइनरीज में उसको रिफाइन किया जाता है। तो उसमें अलग अलग मतलब अलग अलग टेम्परेचर्स पे उसको डिस्टिल किया जाता है। डिस्टिल मतलब होता है प्रोसेस ऑफ हीटिंग, तो हीटिंग के प्रोसेस या कूलिंग के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट जो मटेरियल्स निकलते हैं। तो क्रूड ऑयल को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे गर्म किया जाता है और अलग अलग उसमें से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, फिर वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर फिर क्या होता है, अब जो मतलब रिफाइनरीज होती हैं वो इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं वो वर्ल्ड की बेस्ट रिफाइनरीज में आती हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, बट रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने की जो इंडस्ट्री है, जो मतलब सेटअप है वो अपने पास है, बट मटेरियल तो नहीं है, तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फेमस जो रिफाइनरीज है इंडिया की वो है जैसे ओएनजीसी हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, बहुत मेजर, बहुत बड़ी, एकदम मतलब बहुत बढ़िया
रिफाइनरी है इंडिया की, सरकार के अंडर में है, सरकारी कंपनी है ये, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। और फिर आती है ऑयल एंड फिर आता है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड सम ऑफ द अदर्स, मैंगलोर रिफाइनरीज है और बहुत सारी है, नुमालीगढ़ है, तो बहुत सारी रिफाइनरीज है। बट ये तीन चार जो है बहुत मेजर रिफाइनरीज है, बहुत बड़े स्केल पर काम करती है, रिफाइन करती है। तो देखिए अब जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, यानी कि जो ऑयल को हम लोग मतलब निकालते हैं, इसको जो मतलब हम लोग डिस्टिल करके ट्रीट करते हैं, तो कितने कितने टेम्परेचर पे क्या क्या निकलता है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन नहीं पूछता बट हमें पता होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग ऑयल को सबसे पहले तो जहाँ पर ऑयल सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, ऑयल जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, क्रेवाइसेस वगैरह जो होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं उसमें होता है। और जहाँ पर भी ऑयल होता है वहाँ नेचुरल गैस कंफर्म मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो नेचुरल गैस में मेनली किसका कंटेंट होता है, ज्यादा मिथेन का कंटेंट होता है। मिथेन मतलब CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो CH4 मिथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये वहां पर मिलती है नेचुरल गैस की फॉर्म में। तो देखिए रिफाइनरी गैस वहां पर मिलती है अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस से कम पर इसको मतलब इसको रखते हैं, इसका टेम्परेचर हम हीट करते हैं। फिर अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस से 205 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करते हैं क्रूड ऑयल को, तो हमको पेट्रोल मिलता है। हमने अगर और इसको हीटअप किया, करीब हमने 100 डिग्री तक इसको अगर हीट किया, तो हमें एक जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज नाफ्था, तो नाफ्था हमको मिल जाता है। हमने अगर इसको करीब 325 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको और गर्म किया, हीट किया, तो हमको कैरोसिन यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है वो मिलता है। देन अगर हमने इसको और हीट किया करीब 350 डिग्री सेल्सियस तक, तो डीजल जो हम लोग बहुत पोल्यूटेंट मटेरियल है वो मिलता है। देन अगर हमने 370 डिग्री तक इसको मतलब रिफाइन किया, तो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल होते हैं वो निकलते हैं। देन 600 डिग्री तक इसको बर्न किया तो फ्यूल ऑयल निकलता है, जो शिप्स वगैरह में यूज होता है और एयरप्लेन्स वगैरह में। देन 600 के बाद भी अगर हमने इसको मतलब हीट करना कंटिन्यू रखा, तो इससे जो रेजिड्यूज होते हैं वो निकलने लगते हैं, जैसे बिटोमिनस वगैरह होता है। ओके, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो पेट्रोलियम जो है बहुत मेजर मतलब यूज्ड है। और इंडिया क्या इंडिया हाँ इंडिया में भी मतलब काफ़ी इसका यूज़ होता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री बहुत मतलब डेवलप्ड है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेड है, बहुत ज़्यादा ऑयल का यूज़ करते हैं और ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने का भी बहुत एक मेजर सोर्स है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेचुरल गैस की। अब देखिए नेचुरल गैस क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था कि जहाँ जहाँ पर पेट्रोल के रिजर्व्स मिलेंगे वहाँ पर नेचुरल गैस कंफर्म आपको मिलनी ही मिलनी है। तो नेचुरल गैस जो होती है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत कम होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होता है। अब देखिए आप यहाँ पर एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है लो, यहाँ नो नहीं लिखा हुआ है। तो नेचुरल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है, बट वो उसका कंटेंट बहुत कम होता है, उसका जो कंपोजिशन होता है बहुत कम होता है। इसीलिए इसको हम लोगों ने कहाँ रखा हुआ है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज में रखा हुआ है। अगर ये मतलब इसका कंटेंट कम होता है और इसके जो मतलब रिन्यू के चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा होते, हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रख देते। देन इसमें ये यूज कैसे होती है, CNG की फॉर्म में यूज होते हैं, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है व्हीकल्स वगैरह में। हम देखते हैं कि CNG अब पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, BS6 की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, और वैसे भी जो मेट्रो सिटीज़ है लाइक दिल्ली, जहाँ का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत वर्स्ट है, तो वहाँ पर CNG पे ज़्यादा फोकस है। ओके, फिर आता है फाउंड, अभी कहाँ कहाँ मिलती है नेचुरल गैस, तो इंडिया में ऑब्वियसली जहाँ पेट्रोल के रिजर्व्स होंगे वहीं पर मिलेगी। तो केजी बेसिन जो है, जिसे कृष्णा गोदावरी बेसिन कहते हैं, वहाँ पर गल्फ ऑफ कैम्बे, कैम्बे जो खंबात की खाड़ी है, गल्फ है जो गुजरात के पास है। देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और मुंबई हाई, यहाँ पर इनके रिजर्व्स हैं। फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन। अब देखिए गैस है तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पाइपलाइन के थ्रू किया जाता है। तो इंटर कंट्री, इंट्रा कंट्री, और जो इंटर कंट्री कैसे होगा, इंटर कंट्रीज कैसे होगा, जो जिनके लैंड बॉर्डर्स जो है वो मिले हुए हैं। ओके, इंट्रा कंट्री वैसे भी हो जाएगा, अगर वाटर के थ्रू भी हो जाएगा, बट उसका कॉस्ट बहुत हाई पड़ेगा। फिर इंट्रा कंट्री यानी विद इन द कंट्रीज अमंग द डिफरेंट स्टेट्स भी होता है। फिर हजीरा, विजयपुर एंड जगदीशपुर जो है सबसे लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है जो ट्रांसपोर्ट करती है नेचुरल गैस को। हजीरा यानी गुजरात से यूपी तक, यानी गुजरात से यूपी तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है करीब 1700 किलोमीटर तक का, वो इस जो पाइपलाइन है इसके थ्रू होता है, और ये इंडिया की अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी के कंसर्न में हम लोग क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है,
इलेक्ट्रिसिटी में जो है ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली जो हम पावर यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा की जो कंज़म्पशन है इंडिया में, ये एक इंडेक्स माना जाता है डेवलपमेंट का। यानी पर कैपिटा कंज़म्पशन कितनी है, अगर वो ज़्यादा है तो हमें पता चलेगा कि कंज़म्पशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन उतना नहीं है। लेकिन अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है और कंज़म्पशन कम है तो मतलब सही, फिर मतलब जो बैलेंस है, रेशियो है वो सही है। देन इसमें आता है, देखिए अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंडिया में कौन-कौन से एक्ट हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 एक काम कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003, वो काम करता है। उसके बाद यहाँ पर एनर्जी रिसोर्स एक्ट है 2001 का, वो काम करता है। तो ओवरऑल ये क्या करते हैं, जो एनर्जी रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको फ्रेम आउट करते हैं। फिर उसके बाद आता है, देखिए मिनिस्ट्री नहीं, देन आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है जो वाटर की फोर्स की वजह से बिजली बनाई जाती है। हाइड्रो वर्ड का मतलब क्या होता है, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, वाटर, वाटर रिलेटेड। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो पानी से बिजली बनती है। तो देखिए अब पानी से बिजली कैसे बनती है, देखिए जो क्या होता है, जो भी मतलब जो नदी होती है, जो मतलब ये इन पर डैम बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो डैम पर क्या किया जाता है, ऊंचाई से पानी को फ्लो करवाया जाता है, ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है। किस पर गिराया जाता है, नीचे टरबाइन्स लगाए हुए होते हैं, तो टरबाइन्स पर गिराया जाता है। अच्छा, इंडिया में टरबाइन्स कहाँ बनते हैं, कौन मतलब बहुत एक जैसे पता है बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टरबाइन्स कौन है, मैं बता देती हूँ आपको। इंडिया में जो टरबाइन्स बहुत बड़े स्केल पर बनाए जाते हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, और गवर्नमेंट की बहुत फेमस कंपनी है, इनफैक्ट वो महारत्ना कंपनी है इंडिया की, जिसका नाम है BHEL। आपको जरूर शायद आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट मैं बता रही हूँ, उसको भेल भी बोलते हैं, BHEL, भेल। इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और ये महारत्ना कंपनी है, मतलब बहुत आगे की कंपनी है। इसको काफी प्रिविलेजेस मिले हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। भारत में टोटल 10 महारत्ना कंपनी है, पहले 8 थी, 2 अभी ऐड की हैं 2019 के लास्ट में। तो अभी टोटल 10 महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनीज होती हैं, देन नवरत्ना कंपनीज होती हैं, देन मिनी रत्ना कंपनीज होती है, जो फर्दर 2 कैटेगरीज में होती है, मिनी रत्ना 1 एंड मिनी रत्ना 2। ठीक है, तो जैसे BHEL है ना, तो इस टाइप की NTPC, सेल, गेल और ONGC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन एंड IOC, HPCL, BPCL, सब महारत्ना कंपनीज हैं। तो बहुत BHEL जो है ये टरबाइन्स बनाती है, ठीक है। और हरिद्वार में इसके बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा। कभी भी आप हरिद्वार जाएंगे तो BHEL जरूर घूम के आइएगा, बहुत बड़ा प्लांट है इसका। ओके, तो नेक्स्ट इसमें आता है, देखिए तो टरबाइन पर पानी गिराया जाता है काफी ऊंचाई से, तो वो जो पानी का फोर्स होता है, तो वो क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है टरबाइन, और उसके थ्रू बिजली बनाई जाती है। फिर जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट वो डैम है पंजाब में, और जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट चल रहा है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इनफैक्ट अब तो इंडिया में क्या किया जा रहा है ना, मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। मल्टीपर्पज देखिए, पहले क्या होता था, जो डैम्स बनाए जाते थे इंडिया में, वो मतलब एक सिंगल पर्पज के लिए बनाए जाते थे, लाइक इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा इससे, या फिर मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको ये पूरा करेगा, या फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। अभी क्या करने लगी है गवर्नमेंट, अभी फोकस कर रही है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पे, यानी कि एक डैम बनाए, बड़ा डैम बनाए, बढ़िया अच्छी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाए, और वो मल्टीपर्पज मतलब जो डिफरेंट पर्पज है कि इरिगेशन को भी पानी मिल जाए, ड्रॉट वाली कंडीशन भी ना आए, लोगों को भी ड्रिंकिंग वाटर मिल जाए, और खेती के लिए भी पानी मिल जाए, और मतलब जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उस डैम से, पानी से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें हैं उस एरिया में, वो सारी हम उस पर्टिकुलर डैम से पूरा कर दें, तो वो मल्टीपर्पज डैम कहलाता है। ओके, तो अभी भारत में देखिए अब फिर क्या होता है, फिर इंडिया में थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के मेन सोर्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस। तो ये मेन सोर्सेज है जिससे थर्मल एनर्जी बनती है इंडिया में। और इंडिया में करीब 310 यानी 310 से भी ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्मल पावर क्या होती है, थर्मल एनर्जी क्या होती है। थर्मल पावर या थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वो मतलब जहाँ पर हीट एनर्जी को, लाइक कोयले से जो गर्मी पैदा हुई है, पेट्रोलियम से या नेचुरल गैस से जो भी हीट पैदा हुई है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको थर्मल एनर्जी बोला जाता है। और ज़्यादातर मतलब जो जगह जो भी इनके प्लांट्स हैं, मैक्सिमम प्लांट्स में क्या होता है, टरबाइन के थ्रू किया जाता है, कि टरबाइन लगा दिए जाते हैं और वो स्टीम ड्रिवन यानी कि जो भाप होती है उससे हीट को पैदा करते हैं और फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसमें देखिए आता है, अब इंडिया के बहुत बड़े बड़े मतलब इंडिया में पहली तो बात है मैं आपको ये बताती हूँ, इंडिया में अभी जो बिजली बन रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो करीब 70% से भी ज़्यादा बिजली इंडिया में थर्मल पावर से बनती है, यानी कि कोयले से बिजली बन रही है। और भारत की जो एनर्जी पॉलिसी है, उसका ये टारगेट है
जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भी मैच होता है कि हमें 2030 तक यानी 2030 तक इंडिया को करीब जो टोटल एनर्जी भारत में बनती है, प्रोड्यूस होती है, उस टोटल एनर्जी का 40% हमें रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना है। ओके, फिर एक और टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने, रिन्यूएबल एनर्जी का है वो। उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो भी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी है, मतलब 2022 तक, जब हमारी आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, वो साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2022, उसमें काफ़ी टारगेट्स गवर्नमेंट ने रखे हैं कि 2022 तक हमें कम से कम 175 गीगावाट यानी कि 175 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी बनानी है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेज से हमको जनरेट करनी है। ओके, फिर आता है इसमें जो थर्मल पावर प्लांट्स है। तो देखिए इंडिया के जो बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर की बात हो रही है अभी, थर्मल प्लांट की, तो वो है जैसे विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश में, एंड मुद्रा थर्मल पावर स्टेशन है गुजरात में, और कुरनकुलम पावर स्टेशन है तमिलनाडु में। तो इस टाइप के कुछ ये पावर स्टेशन है इंडिया में। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हम लोग इस स्लाइड को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं या आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट